अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुज़फ़्फ़र सर। जैसा कि आप लोग देख रहे हो आपके स्क्रीन पे जो चैप्टर है सखुआजी, हम लोग ने लास्ट टाइम ये स्टार्ट किया था और ये चैप्टर का जो हाफ़ पार्ट है वो रिमेनिंग है, तो आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। तो बिफ़ोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आपको कुछ मतलब याद दिलाना है कि स्टूडेंट्स अभी, जैसा कि आपको पता ही होगा कि क्लास के टेस्ट अब शुरू होने वाले हैं, तो उसमें ये यूनिट हमारा ख़त्म हो जाएगा अब सेकेंड, तो वो हिसाब से आपका टाइम टेबल सेट हो गया है। तो मैंने आपको हर बार बोला प्रैक्टिस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने, ओके। तो प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी की है तो आपके टेस्ट के रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे और वो टेस्ट के रिज़ल्ट से पता चलेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस किए हो। तो स्टूडेंट्स, हम लोग ने ये जो चैप्टर है सखुआजी, मैंने जितना आप लोग को एक्सप्लेन किया है, होप आपको उतना समझ में आया है। हम लोग ने यहाँ तक कंप्लीट किया था चैप्टर कि राइटर को जो सखुआजी है बचपन में स्टोरी सुनाती थी, वो स्टोरी क्या थी वो भी हम लोग ने देखा। और राइटर कहता है कि कई वक्त तक वो स्टोरी उसके दिमाग में रही, है ना। वो रात में नींद से उड़ जाता था, उसको ऐसा लगता था कि अब ड्रीम के अंदर सांप आके वो नागिन को लेके चले जाएगा और ये ख्वाब देखना उसको बंद हो जाएंगे, ऐसा उसको फील होता था। यहाँ तक हम लोगों ने ये चैप्टर देखा था। देखो, ये जो सामने आपके स्क्रीन पे जो पैराग्राफ है, ऊपर से काउंट करो, लाइन 1 2 3 4 5 और 6 लाइन जहाँ पे लिखा है असं वाटायचं, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ओके। मीनिंग्स पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अब बार बार इतने सारे जो मराठी में हम लोग देख रहे थे कि जो सखुआजी पोएम में बातें करती थी, आगे भी है बट अब इतना नहीं है, तो थोड़ा सा आगे अब चैप्टर इजी होते जाएगा। देखो आगे, पण कैक वर्षात असं कधी घडलं नाही। कैक वर्षात मतलब, कैक मतलब कित्येक, मतलब मैनी, सेवरल। वर्षात मतलब ईयर्स में, लेकिन कई साल गुजर गए लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ही कथा कधी अचानक स्वप्नात येतेच। राइटर कहता है कि ये जो स्टोरी है ये अचानक मेरे ख्वाब में आती है। आजीनं कैक गोष्टी सांगितल्या। सखुआजी ने सेवरल स्टोरी सुनाई, बहुत सारी स्टोरी सुनाई, पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली। पण एवढीच कशी मेंदूत रुतून बसली। मेंदूत मतलब ब्रेन में, मेंदू मतलब ब्रेन। रुतून बसली मतलब फिक्स हो गई। हा प्रश्न अनुत्तरित आहे और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे पास नहीं है। अनुत्तरित का मतलब होता है अनआंसरेबल, ओके। दिस क्वेश्चन इज़ अनआंसरेबल फॉर मी, क्योंकि राइटर कहता है कि यही स्टोरी कैसे दिमाग में बैठी, इसका आंसर मैं आपको नहीं दे सकता। त्या काळी, ऑन दैट टाइम, आणि त्यानंतर, एंड आफ्टरवर्ड्स, या गोष्टीचा अर्थ और इस स्टोरी का जो मीनिंग है आजीला विचारला होता। मतलब मैंने जब बाद में आजी को पूछा या उस वक्त भी पूछा, तर ती फक्त हंसायची, वो सिर्फ स्माइल करती थी। मतलब जब राइटर पूछता था कि आजी ये स्टोरी का मीनिंग क्या है, एक्चुअली आप बताओ तो सही स्टोरी क्या है, तो वो सिर्फ स्माइल करती थी। मतलब वो आजी को मालूम था कि मैंने खाली वो जोड़ जोड़ के स्टोरी बनाई हूँ, इसका कोई बेस नहीं है। मध्येच एकदा म्हणाली, और अचानक से एक दिन बोली, गाव गर्तीला सपान धरतीला। गाव गर्तीला सपान धरतीला, धरती दुपावली माती हकारली। देखो इसका मतलब क्या। गाव गर्तीला मतलब गांव मतलब विलेज, गर्तीला मतलब जब अगर गांव अब्रुदार कुलीन असेल, अब्रुदार कुलीन मतलब
अगर आपका गाँव बहुत अच्छा है, बहुत मतलब रिस्पेक्टफुल है गाँव आपका, मतलब आपके गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं, गाँव की बहुत इज्जत है दूसरों के नज़रों में। धरती दुपावली, तो धरती मतलब ज़मीन, दुपावली मतलब यानी हम कह सकते हैं कि खूबसूरत ख्वाब आते हैं, उस ज़मीन पर अच्छे ख्वाब आते हैं अगर आपका गांव अगर अच्छा है। माती हकार ली, फिर गांव की जो मिट्टी है वो खुश हो जाती है, ऐसा वो कहती थी। मतलब फिर एक बार उसने क्या बोली, देखो मैं वापस समझा रहा हूँ। गाव गरतीला सपान धरतीला, धरती दुपावली माती हकारली। फिर वो कहती थी कि अगर आपका गांव अगर अब्रूदार है, अगर अच्छी मतलब पॉजिटिव है आपके गांव, यानी आपके गांव के लिए लोगों के नज़रों में बहुत इज्जत है, तो आपकी गांव की जो जो लोग हैं या गांव में जो अच्छे ख्वाब आएंगे, और गांव की जो ज़मीन है वो बहुत फलती फूलती है, बहुत खुश रहती है अगर गांव आपका अच्छा है। आता है कोणाला कळणार। अब राइटर बोला कि किसको समझेगा इसने क्या बोली। नंतर म्हातारीला काहीच विचारलं नाही, और राइटर कहता है कि इसके बाद मैंने फिर कभी सखवाची को कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि ऐसे आंसर मिलते थे थोड़ा सा समझ में नहीं आता था। हम लोगों ने शुरुआत में भी पढ़े कि कितने लोग इनको अवॉइड करते थे फिर भी राइटर कहता था कि मेरा बहुत दिल करता था उनसे बात करने का। सखवाजी गावातल्या कोणाच्याही बारशाला, सखवाजी गांव के किसी भी बारशाला लग्नाला, बारशाला मतलब जैसा कि छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसका बारसी करते हैं, उसका नाम वगैरह रखते हैं, तो बारशाला। उसके बाद में लग्नाला, शादी में, मैताला, किसी की मौत पर, हटकून पुढं असायची, जानबूझकर वो आगे आगे रहती थी। मतलब खुशी के काम में, गम के काम में हमेशा सखवाजी आगे। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार, किसी बच्चे का बर्थडे है, बारशीला बर्थडे है, समझो कोई बच्चा पैदा हुआ है, मतलब आप समझ रहे हो ना, कोई भी अच्छा काम हो, बच्चे का नाम रखना हो, उसका बर्थडे हो, या किसी की शादी हो, या किसी की मैयत हो गई हो, सखवाजी हमेशा आगे। सगळं तिच्या म्हणण्यानुसार चालायचं, और हाँ उसको इज्जत भी बहुत थी। गांव की जो औरतें हैं वो सब उससे पूछकर ही काम करती थी, ऐसा नहीं कि उसको वहाँ से हटा देते थे। तिच्या शब्दाला चैलेंज नसायचं, उसकी बातों को कोई चैलेंज नहीं करता था। गावातल्या बापय माणसात, बापय माणूस किसको कहते हैं? गांव के जो मेंस हैं, जो मेल पुरुष जिसको हम कहते हैं, गावातल्या बापय माणसात यानी मेल लोगों में ती एकदम बरोबरीनं वावरायची, वो एकदम साथ में वावरायची, मतलब साथ में रहती थी। मतलब जैसा गांव में होता है ना कि जो लेडीज़ होते वो जेंट्स के साथ रहकर काम नहीं कर सकते, लेकिन सखुआ जी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करती थी। एकदा गावाच्या लक्ष्मीची जत्रा ठरली, एक बार उनके गांव में लक्ष्मीची जत्रा, लक्ष्मी जो गॉडेस है, ओके, उसकी जत्रा, जत्रा मतलब जैसा गांव में हम कह सकते हैं जैसा फन फेयर लगता है, जैसा हम बोलते हैं ना उरुस वगैरह होता है, जैसे हमारे जो हम जिनको जैसे देखो हमारे जो वली होते हैं उनके नाम का उरुस होता है ना, तो उसी तरह से इनके गांव में जो लक्ष्मी की जो जत्रा है ना, वो जत्रा थी। इडं पडलं, चाकबंदी झाली। अब इनके गांव में जो है इडं पडलं चाकबंदी झाली, मतलब इनके गांव में कैसा होता है, ईड़ा पड़ने का मतलब क्या होता है कि हम कह सकते हैं टू बी सराउंडेड बाय, यानी वेढ़ा पड़ने, यानी सराउंडेड बाय। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। ईडं पडलं, चाकबंदी झाली,
अब इनके गांव में चाकबंदी हो गई। तो चाकबंदी मतलब क्या होता है, बैन करते हैं बुलक कार्ट्स को, यानी बुलक कार्ट वगैरह अब नहीं चलेंगे। ओके, ध्यान देना सही से। तो इनके गांव में क्या हुआ, जब जत्रा हुई तो पूरा सराउंडेड, पूरा बंद कर दिया गया एरिया को, और चाकबंदी हो गई, यानी अब अनाउंसमेंट कर दिया कि अब बैलगाड़ी वगैरह न जाएगी ना आएगी। मतलब ऐसा एक वहाँ का एक कल्चर था। ओके, एक कल्चर लोग फॉलो करते थे लक्ष्मी की जत्रा के वक्त। पूरा बंद हो जाता था, चाकबंदी हो जाती थी, कोई आना जाना नहीं होता था। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? यानी हम कह सकते हैं इस जैसा होता है ना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट या बिजनेस, यानी हर कामकाज बंद। अशात ऐसे में गावातली वस्तू आप समजते हो, कोई भी थिंग, कोई भी चीज़, गांव की कोई भी चीज़ बाहेर जाऊ द्यायची नाही, गांव की कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ऐसा नियम, ऐसा रूल होता था। जैसा बताया ना कि कोई चीज़ यहाँ से आप बाहर नहीं ले जा सकते, एक उनका एक कल्चर था। अशात और ऐसे में सातबा घोरपड्याचा पोरगा, सातबा घोरपडे इज अ पर्सन, इज अ नेम ऑफ पर्सन। सातबा घोरपड्याचा पोरगा मतलब बेटा, यानी सातबा घोरपडे नाम के जो आदमी थे उनका जो बेटा है, वावग वागला, मतलब वो इस वावग वागने का मतलब क्या होता है, जैसा मराठी में कहते हैं चुकीचे वागणे, यानी टू बिहेव इररिस्पॉन्सिबली, है ना, मिसबिहेव करना। इसका सिंपल मतलब आप ध्यान में रखो, टू बिहेव इररिस्पॉन्सिबली या मिसबिहेव करना। लेकिन वो लड़का थोड़ा मिसबिहेव किया उसने, यानी रूल को उसने ब्रेक कर दिया, सिंपल। ओके, किसका बेटा? सातबा घोरपड़े नाम के आदमी के बेटे ने रूल को ब्रेक कर दिया। अब रूल को ब्रेक करने की वजह से क्या हो गया, गांव बैठक बसली। अब गांव में कैसा वो सरपंच वगैरह होते हैं, मीटिंग होती है, ग्राम पंचायत होती है, आपको मालूम होगा ना। तो अब ग्राम पंचायत बिठाई गई। पंच म्हणाले, जो सरपंच होते हैं ना, सरपंच गांव के जो हेडमैन ऑफ द विलेज होते हैं, हेडमैन ऑफ विलेज, बोले रिवाजानुसार ॲज पर कल्चर सातब्याच्या पोराला दंड करायचं, सातब्या के बेटे को पनिश करना होगा। दंड करने, पनिश करना, मतलब उसने रूल ब्रेक किया, जो उनका कल्चर था उसको उसने डिस्टर्ब किया। शायद उसने कोई चीज़ बाहर लेके चले गया था, जब पूरा हम कह सकते बंद कर दिया गया था गांव को। सगळ्यांनी माना डोलावल्या। माना डोलाने का मतलब क्या होता है? मान डोलाने मतलब सम्मति देने, जिसको हम मराठी में कहते हैं टू नॉड वंस हेड इन एग्रीमेंट, मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ बोलना, है ना। सबने यस बोला कि हाँ सही है, पनिश तो करना चाहिए क्योंकि इसने रूल ब्रेक किया है। निर्णय फाइनल, डिसीजन फाइनल हो गया। एवढ्यात माथारी उठली, और इतने में सखवाजी उठी, म्हणाली, बोली पोरग मांडीवर घाण करतंय। मतलब उसने क्या बोली देखो, कि पोरग मांडीवर घाण करतंय, मतलब पहले मैं पढ़ लेता पूरा। पोरग मांडीवर घाण करते म्हणून मांडी कापता व्हायगा, यानी पोरग मांडीवर घाण करते मतलब आपके बेटे ने, समझो अगर आपके गोद में घाण करते मतलब अगर समझो पॉटी कर दी, यानी छोटे बच्चे ने आपकी गोद में पॉटी कर दी, म्हणून मांडी कापता हुआ है, तो आप क्या करते हो? आपका जो थाय है, आपकी जो मांडी, वो काट देते हो क्या? कि आपके मांडी के ऊपर बच्चे ने पॉटी की है तो आप पूरी मांडी काट दोगे? मतलब उसने एक स्टेटमेंट ऐसा बोली कि सबको, मतलब वो स्टेटमेंट ने हिला के रख दिया, मतलब सब एकदम सोच में पड़ गए। इसने सरपंच के बात को चैलेंज किया। उसने बोली पोरगा मांडीवर घाण करते म्हणून मांडी कापता हुआ है। अगर उससे गलती हो गई, मतलब वो बताना चाहती थी कि गलती हो गई तो आप ऐसा करोगे। सगळे टाळा पगळून बघायला लागले। टाळा पगळून बघायला लागले मतलब क्या होता है कि सब एकदम, टाळा पगळून बघने मतलब आश्चर्य वाटने, यानी सब एकदम आश्चर्यचकित होकर मातारी को देखने लगे, सखुआजी को देखने लगे। सब साइलेंट हो गए। बोलायचं काय, सब अनआंसरेबल हो गए। यानी आप सबको मालूम पड़ेगा भाई सखुआजी ने बोली तो अब हम इनके बातों को चैलेंज नहीं कर सकते। अगर चैलेंज करें तो मालूम पड़ा 1-2 पोएम सुनाकर चली आएंगी और सब परेशान हो जाएंगे कि क्या बोल के गई। शेवटी सगळे उठले,
अँड ॲट लास्ट सब जन वहाँ से उड़ गए. आपापल्या घराच्या वाटेला लागले, अपने अपने घर चले गए. सबको मालूम था कि सखुआ जी को हम चॅलेंज नहीं कर सकते, भले वो सरपंच क्यों ना हो. सातब्याच्या पोराला कोणीच काही बोललं नाही. सातब्या के बेटे को किसी ने कुछ बोला ही नहीं. म्हातारीची गावाला भीती होती. देखो, म्हातारी से गाँव वाले डरते थे. तो भीति मतलब हम देखो, एक होता है डर, एक होता है रिस्पेक्ट. ये दोनों बात समझो आप. एक होता है आप किसी बड़े से बहुत डरते क्योंकि आपको बहुत मारता है ना. और एक होता है एक रिस्पेक्ट से डर. अब वो आप पे डिपेंड होता है कि आप किससे कैसा डरते हो. कभी कभी देखो, हम लोग हमारे डैडी से रिस्पेक्ट करते तो हमको डर लगता है. और कुछ होते हैं जो डैडी उनको बहुत मारते हैं, है ना, कुत्ते के जैसा मारते हैं, तो उनके दिल में डर होता है कि नहीं यार, कुछ गलती हो गई तो डैडी बहुत मारेंगे. अब सखुआ जी का गांव में डर था, तो डर ऐसा नहीं था कि सखुआ जी सबको मारती थी. उसकी बातें ऐसी होती थी कि किसी को समझ में नहीं आती थी. और वो बहुत ही एक्सपीरियंस थी, मतलब गांव में बूढ़ी औरत थी, तो हर काम में जैसे हमने पढ़े आगे रहती थी. सब उसके बगैर काम होता भी नहीं था. तो सोचो, इतने बड़े सरपंच की बात को उसने चैलेंज कर दिया. उसे सीधे बोल दिया कि आप एक गलती की वजह से किसी के बेटे को मतलब इतनी पनिशमेंट नहीं दे सकते आप. उसने एक एग्जाम्पल भी अच्छा दिया कि आपके गोद में अगर किसी बच्चे को आप लेते हो और वो अगर पॉटी कर देगा तो आप अपने पैर को थोड़ी काट दोगे, है ना. तो ऐसा उसने समझाया. किसी ने उसकी बात को चैलेंज नहीं किया, सब चुपचाप चले गए. सातब्या के पोरे को किसी ने कुछ नहीं बोला. ओके, आई होप चैप्टर समझ में आ रहा है. आगे थोड़ा सा मैं बताया ना, आसानी है. एकदा सखुआजी गावातल्या आयाबाया गोळा करून, आयाबाया मतलब जैसे गांव की जो औरतें होती है ना, उन औरतों को जमा की उसने और आमच्या घरात आली. राइटर कहता है कि हमारे घर पे वो आई. तेव्हा मी कॉलेजात होतो. तब हम कॉलेज, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ता था. राइटर यहाँ पे कह रहा है आमच्या भागात तेव्हा प्रौढ साक्षरतेचे वर्ग जोरात होते. और हमारे एरिया में प्रौढ़ साक्षरतेचे वर्ग, प्रौढ़ साक्षरता वर्ग मतलब, प्रौढ़ मतलब हम कहते हैं ना एज्ड लोगों को. साक्षरता वर्ग मतलब जैसे पढ़ाया जाता है. यानी गांव वगैरह में देखो, एक बीच में चल रहा था, आज भी होता है कि प्रौढ़ साक्षरता वर्ग चलाए जाते हैं. मतलब जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, जो नहीं पढ़ पाए और जिनको शौक़ है पढ़ने का, तो भले उनकी एज हो गई हो, है ना, तो ऐसे स्कूल्स चलते हैं. पण आमच्या गावात एकही चालत नव्हता. लेकिन हमारे गांव में ऐसा कुछ नहीं चल रहा था. म्हातारी सगळ्या आयाबायांच्या समोर म्हणाली और सब औरतों को लेकर आई और बोली आमचं पोरगं एवढं काय काय शिकलं. मतलब हमारा जो बेटा है, मतलब राइटर को पॉइंट आउट करके कह रही थी कि हमारा ये जो बेटा है कितना पढ़ा है. आपल्याला दूसरा मास्तर कशाला पाहिजे, हमें दूसरा टीचर क्यों चाहिए, तूच शिकव रहा आम्हाला, तूच हमें पढ़ा. मतलब वो राइटर के पास आई, बोले कि हमारे गांव में हमारा बेटा इतना पढ़ा हुआ है, तो हमें दूसरे टीचर की क्या ज़रूरत है. भले गवर्नमेंट स्टार्ट नहीं करी तो क्या हो गया, तू ही हमें पढ़ा. आमाला मतलब हमें. इससे पता क्या चल रहा है कि सखुआ जी पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्टेड थी. वो देखो बूढ़ी थी लेकिन बहुत एक्टिव थी वो. सखुआ जी 15 दिवसात वाचायला शिकली. और राइटर ने पढ़ाना शुरू किया सबको. और सखुआ जी जो है 15 दिवसात वाचायला शिकली. और सखुआ जी 15 दिन में पढ़ना भी सीख गई. इससे पता चलता है कि वो कितनी ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड थी. अगर इंसान इंटरेस्टेड होगा तो कुछ भी ये जो फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन उसको फिर वैसा पढ़ना है. सगळ्या बायकांना शिकवत सुटली. अब वो सभी औरतों को खुद पढ़ाने लग गई. इतना वो सीख गई. त्यावेळी आमच्या गावाचा सरपंच, और उस वक्त हमारे गांव का जो सरपंच तो था, सरपंच बताया ना मैंने, हेडमैन ऑफ द विलेज, सरपंच जो था अंगठे वाला होता. अंगठे वाला मतलब अंगूठा छाप. इलिटरेट पर्सन था वो, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था. त्याला तिनं चावडीत गाठला. चावडीत मतलब ग्राम पंचायत का जो क्या कहेंगे हम, ऑफिस जो होता है उसको कहते हैं चावड़ी. ओके, ग्राम पंचायत की जो ऑफिस है वो वहाँ पे चली गई. गाठला मतलब उसके वहाँ पे वो पहुँची, उसे मिली. आठवड्यात, एक हफ्ते में सही पुरता साक्षर केला. सिग्नेचर, सही मतलब सिग्नेचर, साक्षर मतलब लिटरेट. और सोचो, सखुआ जी ने गांव के सरपंच को इतना पढ़ाया कि वो अपने नाम की सिग्नेचर करने लगा. नहीं तो पहले वो अंगूठा लगाता था.
इतना उसने सिखाया कि आप सरपंच हो, शर्म करो, है ना, कम से कम आपको आपका नाम तो लिखने आना चाहिए सिग्नेचर में। तो उसने उसको 8 दिन में साइन करना सिखा दिया अपने नाम से। मतलब वो इतनी ज़्यादा एक्टिव थी। आमच्या गावातला चोपडा और हमारे गांव में जो चोपड़ा था, चोपड़ा इज अ सरनेम ऑफ पर्सन, ओके, यांचा पोरगा पहिल्यांदा पुलिस झाला और उनका जो बेटा है वो पहली बार गांव का कोई मतलब बेटा पुलिस बना। म्हातारीनं गावच्या बायका गोळा करून उसने फिर औरतों को जमा करके त्याला ड्रेसवर ओवाळलं और उसको ड्रेस पर मतलब यूनिफॉर्म, यानी पुलिस के यूनिफॉर्म में ओवाळलं। ओवाळने का मतलब क्या होता है, जैसा कि हमारे जो नॉन मुस्लिम जो भाई बहन हैं उन लोगों में एक प्रथा होती है, कल्चर होता है। जैसा कि आपको मैं इजी बताऊँ तो रक्षाबंधन में देखो बहन अपने जो भाई है उसकी आरती उतारती है, फिर उसको राखी बांधती है। तो जो आरती उतारना होता है उसको कहते हैं ओवाळने, ओके। मतलब एक प्लेट में एक छोटा सा दिया होता है, कुंकू होता है, फिर वो कुंकू माथे पे लगाया जाता है, फिर उस प्लेट से आरती उतारी जाती है, फिर कुछ मीठा खिलाया जाता है, उसको कहते हैं ओवाळने, ओके। तो सखुआ जी ने उनके बेटे को यूनिफॉर्म पे ही आरती उतारी। खुशी थी उसको कि हमारे गांव का बेटा पुलिस बना। दही साखरे ने तोंड गोड़ केलं, मैं आपको बताया ना मुंह मीठा करना, तो दही और शुगर ये भी हमारे एक हिंदुस्तान का कल्चर है। कुछ भी अच्छा काम करने से पहले मीठा खाया जाता है। तो दही और शक्कर ज़्यादा कॉमन है हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादा चलता है ये दही और शुगर। तो दही और शुगर से उसका मुंह मीठा किया गया। गांव म्हणजे म्हातारीचा गोतावळा। गांव जो है ना वो इस सखुआ जी के लिए एक गोतावड़ा था। गोतावड़ा क्या होता है, जैसा कि हम कहते हैं ना रिलेटिव्स, यानी पूरा गांव जैसा उसके लिए ख़ानदान था। समझ में आ रहा है, ख़ानदान जिसको हम कहते हैं। तो पूरा गांव एक ख़ानदान था सखुआ जी के लिए, क्योंकि देखो पूरे गांव के लोगों के साथ मिलके रह रही है वो, है ना, सबको जानती है वो गांव के लोगों को, और गांव का हर इंसान इनको जानता है करके पूरा गांव सखुआ जी के लिए किसी खानदान से कम नहीं था। तिला गावातल्या सगळ्या लहान थोरांमध्ये, उसको गांव के लहान छोटे, थोरांमध्ये मतलब बड़ों में, छोटे और बड़ों में आपलं घर दिसायचं। वो सब लोगों को अपना समझती थी। गांव के पूरे घर उसे अपने घर की तरह ही लगते थे। मतलब वो सबसे बहुत ज़्यादा मिक्स थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी, ओके। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो सबसे मिलजुल कर ही रहती थी वो। पूरा गांव उसके लिए ख़ानदान था, ओके। इजी है ना पैराग्राफ, समझ में आया होगा आपको आसानी से, ओके। तो गांव के सरपंच को उसने सिग्नेचर करना सिखाया। राइटर को फोर्स किया पढ़ाने के लिए। 15 दिन में वो पढ़ना सीख गई। गांव के औरतों को उसने पढ़ाना शुरू किया, सबको इनकरेज किया पढ़ने के लिए, गांव के लोगों को। सोचो, गांव के सरपंच को सिग्नेचर करना सिखाया। फिर उनके गांव में एक लड़का पुलिस बना, तो उसकी उसने आरती उतारी। उसको खुशी हुई कि गांव का बेटा हमारा पुलिस बना। पूरे गांव उसका जैसे खानदान था। सखुआ जी शिकली सवरली असती। राइटर कहता है कि अगर सखुआ जी सही में अगर ज़्यादा पढ़ी लिखी होती ना, शहरात जन्मली असती। राइटर कहता है कि अगर इसका बर्थ अगर शहर में हुआ होता ना, तर कुठल्या कुठं पोचली असती। तो राइटर कहता है कि मेरे हिसाब से तो कहाँ की कहाँ पहुँच गए होते, क्योंकि इतनी लेस पढ़ी लिखी, तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी। वही राइटर ने उसको 15 दिन में सिखाया। तो राइटर ने इससे अंदाज़ा लगाया कि अगर ये बचपन से बहुत पढ़ी होती और शहर में अगर पैदा हुई होती ना, तो आज कहाँ की कहाँ होती, कोई ऑफिसर ज़रूर बन जाती वो। इतकी प्रचंड बुद्धी तिला लाभली होती, इतना अच्छा टैलेंट उसके पास था, पण ते तिच्या नशिबात नव्हतं, लेकिन उसका नसीब नहीं था। म्हणून काय बिघडलं नव्हतं, लेकिन कुछ बिगड़ा नहीं था। तिनं सगळं तिच्या हयातीत मतलब उसकी ज़िंदगी में, जब तक वो ज़िंदा थी, उसकी लाइफ स्पैम जो था, लाइफ स्पैम जिसको हम कहते हैं, काबीज़ केलं होतं, हासिल कर लिया था, अचीव कर लिया था। लेकिन उसने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया था जब तक वो ज़िंदा थी। सखुआ जी मरण पावली, सखुआ जी की डेथ हो गई। लहान पोरांपासून गांव के छोटे बच्चे से लेकर म्हाताऱ्या कोत्यापर्यंत, गांव के बड़े बूढ़ों तक, प्रत्येकाच्या डोळ्यातून पाणी आलं। हर कोई रोने लगा। गांव पोरकं झालं। ऐसा लग रहा था कि गांव अनाथ हो गया। पोरकं मतलब अनाथ होना, टू बिकम ऑर्फेंड, यानी अनाथ होना। अब गांव के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम सब अनाथ हो गए, क्योंकि देखो सखुआ जी इतनी अटैच थी ना सब लोगों से,
अच्छे बुरे काम में सबसे आगे, सब उसको पूछ के ही काम होते थे गांव में। फिर उसने गांव को लिटरेट करने की कोशिश की। अब इतनी अच्छी जो औरत है, इतनी अच्छी जो एक एज्ड वुमेन है, गांव से चली गई। ऑब्वियसली गांव के हर छोटे बड़े सबको बुरा लगा, सब रोने लगे। ऐसा लग रहा था की गाव अब अनाथ हो गया। आता फक्त आजीच्या दंतकथा। अब सिर्फ इस ग्रैनी की जो ट्रेडिशनल, जो मिथिकल टेल्स है, जो काल्पनिक कहानियाँ हैं, बस वो याद थी। घडलेल्या न घडलेल्या, जो कुछ सच्ची कोई झूठी, कुछ बना के स्टोरी सुनाती थी। प्रत्येक गावात अशी एक आजी, हर गाव में एक ऐसी एक एज वुमन गावचा गोतावळा सांभाळून गेलेली असते, गाव के पूरे खानदान को संभाल के रखती है। आता गावगाड़ा बदलला, अब गांव का जो मेथड है वो चेंज हो गया है ना। गावगाड़ा मतलब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, एक्टिविटीज़ ऑफ विलेज, लाइफस्टाइल ऑफ विलेज अब चेंज हो गया है। आजीला जागाच उरली नाही, अब ऐसे ग्रैनी की कोई जगह नहीं है किसी गांव में। अडचण फक्त उद्याच्या मुलांची, प्रॉब्लम तो सिर्फ आने वाले बच्चों की है। त्यांनी अशा आजीची आठवण कुठली सांगायची। अब उनको कहाँ हम ऐसे आजी की स्टोरी सुनाएंगे। जैसा राइटर कहता है कि मेरे पास तो ऐसी आजी थी तो मैंने स्टोरी सुनाया, आप लोगों के पास थोड़ी ऐसी आजी है जो आप आने वाले जनरेशन को ऐसी स्टोरी सुनाओगे। तो कहने का मतलब लास्ट में राइटर का यही था कि अब वो सिस्टम गांव का नहीं है, अब हमारा कल्चर वैसा नहीं है, हम अब ऐसे एज लोगों के साथ हम नहीं रहते हैं, हम उनकी स्टोरीज़ नहीं सुनते, वो ज़माना ख़त्म हो गया है। पहले छोटे बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से स्टोरी सुनते थे, आज हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं देते। आज हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कम समझते हैं। वो अगर हमको कुछ डांट दे तो हम उनको फ़ौरन पलट कर बोलते हैं। तो हमारा कल्चर बहुत चेंज हो गया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भी घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, कभी आपको किसी चीज़ के लिए टोकते हो गए तो थोड़े वक्त के लिए सुन लेने का, उनको पलट कर नहीं बोलने का। क्योंकि देखो उनकी इतनी एज हो गई ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारे से जो छोटे वो हमारी बात सुने। तो आप भले बात नहीं सुनो, लेकिन उनको रिटर्न आंसर मत करो, क्योंकि रिटर्न आंसर करने से उनको बहुत हर्ट होता है। वो किसको बोलेंगे ये सब चीज़ें, है ना। तो ये स्टोरी से हमको एक चीज़ सीखने मिल रही है कि रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रिस्पेक्ट योर ग्रैंड पेरेंट्स। अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, क्योंकि उनका होना ही हमारे घर में बहुत बड़ी बात है। किसी बड़े बूढ़े का होना, है ना, बहुत बरकत वाली चीज़ है। हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हदीस है कि घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा है तो घर में बरकत रहती है। अगर वो बड़े बूढ़े का अगर साया हट गया ना घर से, तो घर खाली लगता है और बरकत ख़त्म हो जाती है। और ये फैक्ट है ये कि बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, अपने से जो बड़े लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करो। अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कभी रिटर्न बैक आंसर मत करो। ओके, तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया अच्छे से। इसका स्वाध्याय हम लोग देख लेते हैं। खालील घटनेचा लेखकावर झालेला परिणाम। नीचे एक इंसिडेंट दिया है, राइटर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ। सखो आजीचा मृत्यू, सखो आजी की जब मृत्यु हुई तो क्या इफ़ेक्ट हुआ, उसके 3 इफ़ेक्ट चैप्टर में दिए हुए हैं कि राइटर के ऊपर क्या उसका इफ़ेक्ट हुआ। तो 3 इफ़ेक्ट आप आसानी से ढूंढ कर लिख सकते हो, और मैं चाहता हूँ कि आप खुद ढूंढो। मैं आपको देखो पोएम के नॉर्मली आंसर्स बताता हूँ, चैप्टर्स के इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप खुद फाइंड आउट करो उसको। वैसे भी आपके पास डाइजेस्ट है, अगर नहीं लास्ट मोमेंट तक कोशिश करो ढूंढने की, और ऐसा लग रहा है कि अब नहीं मिल रहा है आंसर, तो आप डाइजेस्ट को रेफ़र करो, वर्कबुक में पेंसिल से ही सॉल्व करो। सखो आजी कवितेत बोलते कवितेत जगते, हे विधान स्पष्ट करणारी पाठातील वाक्य। बस आपको वो सब लाइन लिखने हैं जिससे ये पता चलता है कि सखो आजी जो पोएम की दुनिया में जीती है। बहुत सारी, जैसा पहला हाड गेली वड्याला बघा माझ्या मळ्याला, फिर मरण लोकाला शरण दिक्काला, ऐसे बहुत सारी लाइन हमने पढ़े ना। फिर लास्ट बहुत सारी लाइन, वो सब लाइन लिखो। लास्ट जो हम लोगों ने पढ़े थे कि गाव जर अब्रुदार कुल नसेल तर वो नहीं गाव क्या था वो, गाव गरतीला सपान धरतीला, वो पूरी लाइन आपको एक एक लिखकर कॉमा करते हुए लिखना, या तो फिर लिस्ट बना दो 1 नंबर ये लाइन, सेकंड पे ये लाइन, थर्ड पे ये लाइन, है ना। तो ये लाइन लिखो आप।
अब गुण वैशिष्ट्य, सखुआ जी की क्वालिटी, ये आपको डाइजेस्ट में से ही लिखना है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना, किसी की क्वालिटी लिखना होता है तो वो चैप्टर के ऊपर से हमको समझना होता है, तो चैप्टर में क्वालिटी नहीं लिखी रहती है। तो ये 4 जो इसके क्वालिटीज़ है वो आपको डाइजेस्ट में से देखकर फिर इसको याद करना है। याद रखना स्टूडेंट, जो भी आंसर आप देखकर लिखोगे ना डाइजेस्ट से, उसको आपको याद करना होगा, ठीक है। तो बाकी ग्रामर क्वेश्चंस है, ग्रामर हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्वमत में जो पहला क्वेश्चन है, सखुआजीच्या व्यक्तित्व विशेषांपैकी तुम्हाला भावलेल्या, मतलब उनकी बहुत सारी क्वालिटीज़ बताई जो तुम्हें अच्छी लगी, कोणत्याही 2 विशेषांचे सकारण स्पष्टीकरण दिया, कोई भी 2 क्वालिटी को रखकर उसको डिस्क्राइब करो। ये भी डाइजेस्ट से आपको पढ़ना है, उसको याद करना है। याद करते वक्त चैप्टर्स के मीनिंग्स को सामने रखो, इजी लगेगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, खालील मुद्द्यांना अनुसरून पॉइंट दिए हुए, सखुआजी विषय तुमचे मत, सखुआजी को लेकर तुम्हारा क्या सोच है। पहला करारीपना और दूसरा आजीचा गोतावळा। करारीपना मतलब जो आजी जो एक्टिव थी वो, और आजीचा गोतावळा मतलब आजी का जो ख़ानदान है वो किसको मानती थी, गाँव को। ये पॉइंट को रखकर आपको आंसर बनाना है, इसको भी आप डाइजेस्ट में से ही लिखो, ठीक है। उसके बाद जो है अभिव्यक्ति है कि बदलत्या गावगाड्यात, आज जो सिस्टम है गाव का चेंज हो रहा है, आजीला जगात उरली नाही, जगाच मतलब ऐसी आजीला जगात उरली नाही या विधानाबद्दल तुमचे मत। आज तुम्हारा क्या सोचे कि ऐसी ग्रैनी आज है ही नहीं, है ना, तो वो भी आप डाइजेस्ट में से पढ़ोगे, ओके। तुम्हाला समजलेल्या सखुआजीचे व्यक्तिचित्र रेखाटा, तुम्हें क्या सखुआजी के बारे में समझ में आया उसको डिस्क्राइब करो, उनसे तो आप नहीं लिख सकते। और थर्ड, सखुआजी व तुमची आजी, सखुआजी और हमारी जो आपकी जो ग्रैनी है, आपकी जो ग्रैंड मदर है, यांच्या स्वभावातील साम्यस्थळ, सिमिलैरिटी अगर कुछ है तो आपको ढूंढ के लिखना है, ठीक है। बाकी ग्रामर का क्वेश्चन हम लोग ग्रामर एक साथ पढ़ने वाले हैं बाद में, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया है। और बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट करो, प्रैक्टिस करो, अचानक से चीज़ें नहीं होगी, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाते तो हज़म होता है, एक साथ खाओगे तो बदहज़मी होती है, वैसी पढ़ाई है, थोड़ी थोड़ी करो, समझ में आएंगे, एक साथ करोगे सब बाउंस जाएगा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन बाय, टेक केयर। और हाँ, अब इसके बाद मुझे बताना था कि आपके इस सेकेंड यूनिट में सिर्फ ये वाला चैप्टर बचा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट मैं बात बोल रहा हूँ यहाँ पर कि हास्य चित्रातील मुले, ये एक स्थूल वाचन है, ये एक रैपिड रीडिंग का चैप्टर है। मैं ये चैप्टर आपको, ये जो चैप्टर है ना, ये ऐसे एक्सप्लेन करके आपको नहीं समझाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल नहीं समझेगा, और इसके ब्रीफ आते आपको, तो ब्रीफ आप याद भी नहीं कर पाओगे। देखो, काजीरंगा चैप्टर ओमिट हो गया है, कट हो गया है, तो उसके ब्रीफ अब इस बार नहीं आने वाले, ये चैप्टर के ब्रीफ आएंगे। अब ये चैप्टर के ब्रीफ आएंगे तो इसका मतलब क्या, कि आपको ब्रीफ अच्छे से आना चाहिए। तो मैं हमेशा ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में डायरेक्टली डाइजेस्ट के ब्रीफ को ही एक्सप्लेन करता हूँ, और वो ब्रीफ एक्सप्लेन करते करते मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देते रहूँगा चैप्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आंसर्स डायरेक्टली पढ़ेंगे, याद रखना स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग इसके आंसर्स पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में आप जब बैठोगे तो डाइजेस्ट मराठी की ये चैप्टर निकाल के इसके ब्रीफ को ओपन रखना अपने सामने, पेंसिल रखना मीनिंग्स के लिए, मैं स्क्रीन के ऊपर आंसर्स रखूँगा और मैं वो आंसर एक्सप्लेन करूँगा, और आप वो आंसर्स पे ध्यान दोगे और वो आंसर्स की मीनिंग लिखोगे, क्योंकि ये चैप्टर जैसा मैंने बताया चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे नहीं होगा, आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं डायरेक्ट इसके ब्रीफ समझाऊँगा, ओके। तो अगले लेक्चर में आप ब्रीफ आंसर्स लेके बैठोगे चैप्टर के, ठीक है स्टूडेंट, याद से। हाँ, टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर इन योर प्रेशियस दुआस, आपके दुआ में याद रखे सबको, और बी सेफ, ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।